पकड़ना, नो पकड़ो। तो मैं खड़ा होना पड़ेगा। Hello students, first of all we will discuss laws of chemical combination. First law is law of conservation of mass. Law of conservation of mass क्या कहता है बेटा? रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के क्या होता है? इक्वल। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, रिएक्टेंट है A और प्रोडक्ट है B। रिएक्टेंट का मास अगर 10 ग्राम है और प्रोडक्ट का मास भी लगभग क्या है 10 ग्राम, तो क्योंकि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के क्या है इक्वल, तो इसका मतलब क्या है, ये फॉलो किसको कर रहे हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। अब इसमें दो स्टेटमेंट हैं, इन ऑल फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब हम फिजिकल चेंज का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया हमने आइस ली, आइस किस में प्रेजेंट है? सॉलिड स्टेट में। इसको हमने हीट किया, हीट करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड वाटर के अंदर। ओके, तो इसमें जितना आइस का, मान लिया आइस का वेट है हमारा रिएक्टेंट का 10 ग्राम और प्रोडक्ट का वेट भी लिक्विड स्टेट में पानी का कितना है? 10 ग्राम। तो क्योंकि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के क्या है? इक्वल, तो इसका मतलब ये फॉलो किसको कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। उसके बाद हम दूसरा करते हैं एक केमिकल चेंज के अंदर। केमिकल चेंज में बेटा हमने एग्जांपल लिया सोडियम क्लोराइड NaCl, Na इज पॉजिटिव, Cl इज नेगेटिव। इसके साथ कंबाइन करते हैं हम किसको? सिल्वर नाइट्रेट को, AgNO3, Ag इज पॉजिटिव, NO3 इज नेगेटिव। कंबाइन करके क्या देंगे? सिल्वर पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ दे देता है Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और सोडियम पॉजिटिव इस नाइट्रेट नेगेटिव के साथ कंबाइन करके क्या दे देता है? NaNO3, दैट इज सोडियम नाइट्रेट। नाउ देर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब इनसोल्यूबल प्रोडक्ट। प्रेसिपिटेट मतलब इनसोल्यूबल प्रोडक्ट इन दी रिएक्शन। So this reaction is also called precipitation रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं बेटा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इस प्रेसिपिटेशन को ही हम कंप्लीट वर्ड यूज ना करके शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं? PPT। और इसके प्रोडक्ट के लिए हम क्या यूज़ कर देते हैं? डाउनवर्ड एरो, जैसा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा था। उसके बाद बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ही मॉडिफिकेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, ये इक्वेशन दी गई थी किसके द्वारा? आइंस्टाइन के द्वारा। और आइंस्टाइन ने इस इक्वेशन में क्या कहा था बेटा? E इज इक्वल टू mc²। मतलब अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिए हमने, रिएक्टेंट का मास है 10 ग्राम और प्रोडक्ट का मास है 9 ग्राम, तो मास में जितना ये चेंज हुआ है ये किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? दैट मास इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसकी स्टेटमेंट में हम क्या बोल देते हैं? मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिएबल। जो मास और एनर्जी हैं वो एक दूसरे में क्या हो सकती हैं? कन्वर्ट हो सकती हैं ड्यूरिंग एनी फिजिकल चेंज और एनी केमिकल रिएक्शन। ओके, उसके बाद इसमें हम एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं कि किसी रिएक्शन में हमने लिया पोटेशियम क्लोरेट, वो टूट के क्या दे देता है? ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो जाती है और साथ में रेजिड्यू मतलब जो सब्सटेंस लेफ्ट बिहाइंड रहता है 4.90 ग्राम है पोटेशियम क्लोरेट का, हमारा रिएक्टेंट का 1.92 ग्राम है हमारा ऑक्सीजन, और रेजिड्यू कितना है? 2.96 ग्राम। तो बेटा रिएक्टेंट का मास कितना है? 4.90 ग्राम, और प्रोडक्ट का हम इन दोनों का सम करते हैं तो ये कितना आ जाता है? 4.88 ग्राम। तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास लगभग क्या है हमारा? सेम। तो अगेन सिंस मास ऑफ रिएक्टेंट इज अप्रोक्सीमेटली सेम to the mass of product, so it is following what? It is following law of conservation of mass। तो इसके रिगार्डिंग बेटा कई बार ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ जाती है।
उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ है ये, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रपोर्शन क्या कहता है, कोई भी कंपाउंड है वो हमेशा बना होता है सेम एलिमेंट से। जैसे एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं हम, दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ओके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ के क्या फॉर्म करते हैं, H2O, वाटर को। तो ये दो हमारे क्या हैं, एलिमेंट्स, और इन दो एलिमेंट्स ने जुड़ के क्या बनाया, एक कंपाउंड। तो एक हाइड्रोजन का मास हमें पता है कितना होता है, एक हाइड्रोजन का मास हमें पता है होता है 1, तो 2 का मास कितना हो जाएगा 2, और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो रेशो कितना आ गया हमारा 1:8। तो जो भी कंपाउंड गिवन एलिमेंट से मिलके बना हुआ है तो उसमें उन एलिमेंट्स का रेशो क्या होगा, ऑलवेज ए फिक्स रेशो बाय मास। मतलब हम वाटर को हम चाहे किसी भी सोर्स से लें, या पोंड से लें, या रिवर से लें, या लेक से लें, किसी भी सोर्स से लें, हर बार उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो बाय मास क्या होगा, 1:8। उसके बाद बेटा हम डिस्कस करते हैं इसकी लिमिटेशंस में फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे कार्बन है, सेम एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, मास नंबर दोनों का क्या है 12। तो इसके हमने आइसोटोप बना लिए, CO2 कार्बन 12 का और CO2 एक कार्बन 14 का। तो एक कार्बन का मास 12 और 2 ऑक्सीजन का मास 32। तो रेशो कितना आ गया 3:8, और यहाँ पे रेशो इस कार्बन का 14 और इस ऑक्सीजन का 32। तो ये रेशो कितना आ गया 7:16। तो हम लॉ की स्टेटमेंट में तो क्या करके आए हैं कि हर बार रेशो क्या होता है सेम, बट यहाँ पे रेशो क्या हो गया डिफरेंट। किसके केस में, आइसोटोप्स के केस में। उसके बाद हम बेटा दूसरा लिमिटेशन इसका डिस्कस करते हैं। क्या इसकी दूसरी लिमिटेशन हम डिस्कस करते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं, जिन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो डिफरेंट, उनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। ओके, बट फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है डिफरेंट। जैसे हमने एग्जांपल लिया C2H5OH का और CH3OCH3 का। तो इसके अंदर क्या है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2 हाइड्रोजन 5+1 6 C2H6O, और इसका भी क्या है C2H6O। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम, बट फंक्शनल ग्रुप इस केस में क्या है हमारा, इस केस में हमारा फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, और इस केस में हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है ईथर। तो जिन कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सेम बट फंक्शनल ग्रुप क्या हो डिफरेंट, तो हालांकि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम बट फंक्शनल ग्रुप क्या है डिफरेंट। तो ये मतलब लिमिटेशन हो गई हमारी किसकी, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की। अब इसी के रिगार्डिंग हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं बेटा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है, अगर हमने एक लिया लेड और वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या फॉर्म कर रहा है, लेड का ऑक्साइड, क्या फॉर्म कर रहा है, लेड का ऑक्साइड। ओके, तो लेड हमने लिया कितना बेटा, हमने लेड लिया स्टेटमेंट में 6.488 ग्राम और ऑक्सीजन लिया 1.002 ग्राम। ओके, तो ये जुड़ के सीधी सी बात है, इन दोनों को ऐड कर दें तो प्रोडक्ट कितना बना देगा 7.490 ग्राम। ओके, ये सब दिया हुआ है स्टेटमेंट में कि 6
488 gram of lead directly combines with 1.002 gram of oxygen to form lead peroxide। फर्स्ट केस ये है हमारा। सेकंड केस क्या कह रहा है, लेड पर ऑक्साइड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, कि अगर हम लेड नाइट्रेट है कोई भी कंपाउंड, हमें फॉर्मूले से मतलब नहीं है, हालांकि अगर हम उसको हीट करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज दी हुई है, उस केस में लेड पर ऑक्साइड में 13.38%। तो हमें ये बताना है कि ये किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को। तो हम स्टेटमेंट से ही देखते हैं बेटा क्या, कि 7.490 ग्राम ऑफ लेड पर ऑक्साइड, कितने ग्राम ऑफ लेड पर ऑक्साइड कंटेन लेड, कितना लेड कंटेन कर रहा है हमारा 6 पॉइंट कितना ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की परसेंटेज दी हुई है ना हमें, कंटेन ऑक्सीजन कितना 1.002 ग्राम। 1 कितना कंटेन करेगा 1.002 बाय 7.490, और अगर परसेंटेज की टर्म में दिया हुआ है तो 100 के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा हमारा 1.002 बाय 7.490 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 13.38%। तो दोनों केसेस में, फर्स्ट केस में हमारी ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी आ गई, हमने अभी सोल्व की है 13.38%, और सेकंड केस में ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी दी हुई है 13.38%। तो रेशो दोनों के अंदर क्या है, सेम। तो इसका मतलब ये किसको फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को। आज की वीडियो का हमारा लास्ट लॉ है क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉज में से है बेटा, एक कांस्टेंट या मल्टीपल में से एक आता ही है हर बार पेपर के अंदर, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ये और कर लेते हैं एक बार डिस्कस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन क्या कहता है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट अगर हम लेते हैं, दोनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड। एक कंपाउंड बना लिया इसने वाटर, और एक बना लिया इसने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। 2 हाइड्रोजन का मास 2 और 1 ऑक्सीजन का मास 16, 2 हाइड्रोजन का मास 2 और 2 ऑक्सीजन का मास 32। तो एक एलिमेंट का क्या स्टेटमेंट है इसकी, एक एलिमेंट का मास, एक एलिमेंट का मास क्या होगा फिक्स, और दूसरे एलिमेंट का मास क्या होगा, एक सिंपल, क्या होगा, एक सिंपल होल नंबर रेशो। दूसरे एलिमेंट का मास होगा एक सिंपल होल नंबर रेशो। तो स्टेटमेंट फिर रिपीट करते हैं बेटा, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स। हमने 2 ही कंपाउंड ले लिए, तो एक एलिमेंट कौन सा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास दोनों केसेस में क्या है, 2 है, फिक्स है, और दूसरे एलिमेंट का मास 16:32 क्या आ गया, 1:2। वो क्या है, एक सिंपल होल नंबर रेशो। तो हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन क्या कहता है, अगर 2 एलिमेंट्स कंबाइन करके क्या फॉर्म करते हैं, 2 कंपाउंड, तो इन 2 कंपाउंड में एक एलिमेंट का मास तो ऑलवेज क्या होगा, फिक्स, और दूसरे एलिमेंट का मास क्या होगा, एक सिंपल होल नंबर रेशो। इसके अंदर हम कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे हमने लिया कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ के क्या फॉर्म कर रहे हैं, 2 कंपाउंड, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का मास 12, एक ऑक्सीजन का मास 16, सिंपल रेशो कितना आ गया 3:8। एक कार्बन का मास 12, 2 ऑक्सीजन का मास 32, रेशो कितना आ गया 3:8। 3:8, इसका कितना आ गया हमारा 12:16 से 3:8। और एक कार्बन का मास 12 और 2 ऑक्सीजन का मास 32, 3:4। तो एक कार्बन का मास इस केस में भी और इस केस में भी दोनों में क्या है 3 फिक्स है, और हाइड्रोजन का इसमें 4 इसमें 8, मतलब रेशो क्या आ गया, दूसरे एलिमेंट का एक सिंपल होल नंबर रेशो, ये क्या आ गया हमारा 1:2। इसी के रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल लेते हैं बेटा हम, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, नोट्स में मैंने ऐड कर रखा है आपके। वो न्यूमेरिकल क्या है,
न्यूमेरिकल क्या है, एक बार स्टेटमेंट लेते हैं उसकी। क्या है स्टेटमेंट? क्वेश्चन क्या है हमारा कि कार्बन है वो कार्बन 2 ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये हमने मान लिया ये फर्स्ट ऑक्साइड है हमारा, ये मान लिया हमने क्या है, ये हमारा सेकंड ऑक्साइड है। ओके, तो ये कार्बन कंटेन करता है फर्स्ट ऑक्साइड में कितना, इट कंटेन 42.9% ऑफ कार्बन इन फर्स्ट एंड 27.3% इन सेकंड। ऑक्साइड है तो सीधी सी बात है दूसरा एलिमेंट क्या होगा हमारा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन परसेंटेज का मतलब 100 में से बचा हुआ माइनस कर देंगे, तो ऑक्सीजन हमारा इस केस में कितना रह जाएगा 57.1। इसमें 27.3 में से माइनस कर देंगे तो ये कितना रह जाएगा हमारा 72.7%। ये हमें गिवन है क्या कि कार्बन फर्स्ट ऑक्साइड में इतना है, सेकंड में इतना, तो ऑटोमेटिकली हम ऑक्सीजन का निकाल लेंगे परसेंटेज। तो हम अब स्टेटमेंट वाइज ही देखते हैं कि 57 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, 57.1 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन combines with कार्बन के साथ कितने के साथ कंबाइन कर रहे हैं 42.9 के साथ। ओके, 57 ऑक्सीजन 1 पार्ट कितने के साथ करेगा 42.9 बाई 57.1, तो ये कितना आ गया हमारा 0.751। अब दूसरे केस में करते हैं बेटा हम, सेकंड ऑक्साइड के केस में 72.7 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कितने कार्बन के साथ कंबाइन कर रहे हैं 27.3 के साथ। एक कितने के साथ करेगा 27.3 बाय 72.7 के साथ। तो सोल्व करके ये हमारा कितना आ जाएगा 0.736। तो इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑक्साइड के केस में हमारा रेशो कितना आया है, फर्स्ट ऑक्साइड के केस में रेशो आया है हमारा 0.751 और दूसरे केस में रेशो कितना है 0.376। तो ये रेशो कितना आ गया हमारा 0.751 = 0.376। तो ये रेशो क्या आ गया 2:1। ओके, तो ये बेटा हमने तीनों लॉज कर लिए हैं। फर्स्ट लॉ हमने किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, फिर उसके बाद हमने किया लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, और उसके बाद हमने क्या कर लिया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। Okay, if any doubt can ask any queries to me. Okay.